हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज ये हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने मैट्रिक्स के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस पे जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डिस्कस करना, यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम वो सारे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जब आप नेक्स्ट वीक में जब मैट्रिक्स का लेक्चर लोगे तो आपको क्या करना है, सबको जो मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, उन सारे क्वेश्चंस को करना है, जिससे कि नेक्स्ट वीक में जब हम एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप जब वीडियो देखोगे, भले से ये रिकॉर्डिंग वीडियो है बट आपको ऐसे समझना है कि ये लाइव वीडियो है। जैसे ही एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा आपको पॉज करके पहले उसका आंसर बताना है और आपको ये टेस्ट करना है कि अब तक आपने क्या पढ़ा है और आपको कितना क्लियर है, आपको कितने आ रहे हैं। और उसके बाद आपको आंसर देखने, अपने आंसर मैच करने हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीक में। तो इसलिए आपके पास 1 वीक का टाइम होगा जहाँ पे आप मैट्रिक्स का जितना अब तक हुआ है उसका रिविज़न करना है। लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 6 तक जितने जो पॉइंट हैं आप वीडियो को फिर से देख सकते हो, या फिर अगर आपने एक नोटबुक में लिखा होगा तो आप उसी को रिवाइज कर सकते हो। और अगर आपने नोटबुक नहीं किया है तो आप वीडियो को 1.75 या फिर जो मेन पॉइंट है उसको स्पीड में करके आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारी वीडियोस के लिंक होंगे। नोटबुक बनाना है सबको, जो पॉइंट है वो सबको नोट करते हुए चलना है, रेगुलर लेक्चर लेना है, खुद से जितने भी एग्जाम्पल्स मिलते हैं वो सारे सॉल्व करने हैं और इस तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एग्जाम्पल्स हैं, पूरे एग्जाम्पल्स हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। इजी है। पहले मैंने हमारा स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक से हाई लेवल पे जाएंगे। पहले हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपकी पूरी आइडिया, जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है वो सारी क्लियर हो जाए। और जैसे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा आपको क्वेश्चंस करने की आदत, यानी कि जब आप मैट्रिक्स के यूज्ड टू हो जाओगे तब आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन, नेक्स्ट वीक में जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा हाँ कि किस तरीके के एमसीक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हम थोड़े लेवल अप करेंगे। उसके बाद में जो सीपीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेडबलई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है। किसके बेसिस पे, पहले आपको देखो ये जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं ना, इससे आपको ये क्लियर होगा कि जो अपने अब तक आपने जो भी पढ़ा है क्या वो क्लियर है आपको। पहले तो आपको ये समझना है ये क्या कर रहे हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि एक मैट्रिक्स है, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। तो ये किस टॉपिक का है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हुए चलना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कांस्टेंट और स्केलर के बीच में डिफरेंस बताया था कि हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बल्कि स्केलर यूज़ करते हैं। कांस्टेंट कब यूज़ करते हैं, जब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ेंगे तब। तो किसी कांस्टेंट से जब किसी मैट्रिक्स एक सेट है, तो किसी कांस्टेंट से जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स के जितने भी एंट्री यानी कि जितने भी उसके एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट को ये स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब ध्यान से, मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया है, 7, 2, 2 और 3। जब इस मैट्रिक्स को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28। सेकेंड एंट्री क्या है 2, 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8। फिर यहाँ पे भी 2 है, 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और 3 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब साथ में आपको ये भी बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अगर मैं इसी में पूछ लूँ ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, देखो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिक्स करने आने चाहिए। जिस दिन आपको लिंक करने आ गया ना, 2 या 3 टॉपिक को जब एक साथ मैच करना स्टार्ट कर दोगे और कंपेयर करना स्टार्ट कर दोगे, इसका मतलब वहीं से आप अब मतलब बोलते हैं ना, अब आपका स्टार्ट हो गया लर्निंग एटीट्यूड तभी होती है जब आप किसी भी क्वेश्चंस को आपको सीखने की इच्छा हो और आप
लिंक करना स्टार्ट कर दो, तभी आपके, देखो याद रखना, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम निकालना है तो आपको लिंक करने आना चाहिए, 2-3 टॉपिक को एक साथ लिंक करने आना चाहिए। अब जैसे ये मैट्रिक्स आ गया, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब आप बेसिक पढ़ते हो ना तो वहाँ पे क्या करना होता है, एक एक मतलब जो पॉइंट पढ़ रहे हो उसी कॉन्सेप्ट पे आपको डिटेल में डिस्कस करना है। लेकिन जब आपके सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, अब आपको एक एग्जाम्पल से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं खुद से क्वेश्चंस बनाने। आप बोलोगे ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं बोलूँगा क्यों, क्योंकि सर जो रो पे लिखा है वही चीज़ कॉलम में लिखी है, तो गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख गए, साथ में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ से हमें ये भी आदत हो रही है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक कैसे करते हैं। माइनस, ये कैसा मैट्रिक्स है, निगेटिव मैट्रिक्स है, तो हर एंट्री क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। 7 का -7, 2 का -2, 2 का -2, 3 का -3। ये क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को हाफ कर रहा है, मतलब मैट्रिक्स के जितने भी एंट्री होंगे उसको 1/2 से, 1/2 मतलब मैट्रिक्स का हर एंट्री अब हाफ हो जाएगा। मैट्रिक्स का पहला एंट्री क्या था 7, तो 7/2। सेकंड क्या था 2/2, तो 2 में से 2 का हाफ करेंगे तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2 का हाफ 1, और 3 का हाफ करेंगे तो 3/2। 7/2 मतलब 3.5, 3/2 मतलब 1.5। अगर आप पॉइंट में लिख दो तो भी चलेगा, अगर ऐसे लिख रहे हो तो भी राइट है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ऐसे आप -3/2 भी कर सकते हो, हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस 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 क्योंकि सब प्लस है, और हर एक एलिमेंट को 3/2 से मल्टीप्लाई करना, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, इसमें हर एक मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, हर एक मैट्रिक्स को -3 से, हर एक मैट्रिक्स को नहीं, मैट्रिक्स के हर एंट्री को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को -3 से, मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को 1/3 से, और मैट्रिक्स के हर एक एंट्री को हाफ करके नेगेटिव साइन करना है। जब आप माइनस करोगे ना तो एक बात याद रखना, सिर्फ ये वाला साइन प्लस होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे माइनस। 0 का तो 0 और बाकी सारे प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनो, -7 इंटू ए फाइंड करना है, -7 इंटू ए। क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स गिवन है, अब इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, -4 से, 1/3 से, -1/2 से। आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ स्केलर से मल्टीप्लाई करना। अब आ गया ट्रांसपोज का क्वेश्चन, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था कि अगर एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, तो जो एलिमेंट रो में लिखी है उसी एलिमेंट को कॉलम में लिख दो, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, जो रो है वो कॉलम हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, और जो एलिमेंट रो में लिखी गई थी वो अब किस में लिखना है, हमको कॉलम में लिखना है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल आप क्या करोगे, ये फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, ये सेकेंड रो में है सेकेंड कॉलम में लिख दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ऑर्डर क्या होगा, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर में चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर आप 2 क्रॉस 2 को चेंज भी कर दोगे तो भी क्या आएगा, मतलब इंटरचेंज भी कर दोगे तो 2 क्रॉस 2 होगा। तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज। डिनोट किससे करते हैं, ए ट्रांसपोज को ए पावर में या तो टी होगा, स्मॉल टी, या तो कैपिटल टी, या तो डैश। नेक्स्ट देखो, पहले तो चेक कर लो मैट्रिक्स का ऑर्डर। आप बोलोगे सर फर्स्ट रो सेकेंड रो 1 2 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, तो जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आएगा जिसे हम डिनोट करते ए ट्रांसपोज से, वो मैट्रिक्स आ जाएगी 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, क्योंकि जितने रो इतने इसके पास कॉलम हो जाएंगे, और जितने इसके पास कॉलम है इतने इसके पास रो हो जाएंगे। तो 3 इसके पास क्या हो गया, अब 3 रो हो गए, इसके पास 2 रो थे, इसके पास 3 हो गए। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 कॉलम थे, और इसके पास 3 कॉलम थे और इसके पास 2 रो हो गए। तो
रो और कॉलम आपस में क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। आप ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, ठीक है, जो पहला रो है उसको पहले फर्स्ट कॉलम में लिखना है, द फर्स्ट रो को कहाँ लिखना है, फर्स्ट कॉलम में। तो यानी कि ये 4, 10 और 9, यहाँ का फर्स्ट रो, यहाँ का फर्स्ट कॉलम, यहाँ का सेकंड रो किसके साथ चेंज हो जाएगा, कॉलम के साथ। तो सेकंड रो दैट इज 6, 8 और 7, 3x2 ऑर्डर का है, फर्स्ट रो सेकंड रो 3 रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब 2x3 मैट्रिक्स ट्रांसपोज में चेंज होते, जब ट्रांसपोज में चेंज किए तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3x2, और मैट्रिक्स जो यहाँ पे रो में लिखा गया था वही अब कॉलम में लिखा गया। तो एंट्री क्या आ जाएगा, 4, 6, 10, 8 और 9। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर दो या कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज कर दो, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी, यह आपको बताना है, ठीक है, आप कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, 1, -2, 4, -1, -6 और 9। पहले तो क्या चेक करोगे, ऑर्डर। पहले चेक करो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। आप बोलोगे 1, 2, 3, नंबर ऑफ रो हो गए 3। फिर आप बोलोगे सर 1, 2, मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि जो ट्रांसपोज आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगी। तो आप बोलोगे सर अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x2 है तो जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2x3। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे 1, -2, सेकेंड रो को इंटरचेंज कर देंगे या सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देंगे 4, -1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे -6 और -9। तो ये हो गया हमारा ए का ट्रांसपोज। पहले हमने क्या किया, ऑर्डर चेंज कर दिया, उसके बाद जो एंट्री रो में लिखी गई थी उसी को हमने कॉलम में लिख दिया, ये निकल के आ गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब हम सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको नोट लिख के दिया था, 3 नोट, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक होते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक को डेफिनेशन को फॉलो करेगा या सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को, और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये थी कि ए और ए ट्रांसपोज आपस में सेम हो जाते। कब, जब मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है, कैसे दिख रहा है पहले वो बता दो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है। तो आप बोलोगे सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले तो क्या होना चाहिए, डायगोनल, और डायगोनल का कंडीशन क्या है, कॉलम डायगोनल को छोड़ दो बाकी सारे एंट्री 0, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई, और डायगोनल पे लिख दो 1। तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसकी कॉलम पे, जिसके डायगोनल पे एलिमेंट क्या हो 1, उन सारे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक मैंने नोट करके लिखा था क्या, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन एनी सेट, किसी सेट के अंदर यूनिक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये क्या है, यूनिक है, और कैसा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज भी करूंगा तो भी क्या होगा, सेम यही आने वाला है। आइडेंटिटी को डिनोट कैसे करते हैं, ए आई से, मतलब ये जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल, क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक। आप चेक भी कर सकते हो, अगर इसी रो को मैं कॉलम में लिख दूं 1, 0, 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दूं, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दूं, कोई इफेक्ट आया इसमें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो मैट्रिक्स पहले थी वही मैट्रिक्स फिर से आ गई। तो देयरफॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो, ये एक प्रॉपर्टी आपको नोट डाउन करके लिखना है। जब आप ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कर रहे थे तो उसी में एक प्रॉपर्टी ये भी लिख दो। बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा,
ट्रांसपोज की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। आपको होमवर्क के लिए दिया था कि ए, क्या था होमवर्क, कि अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो, मतलब सम करके ट्रांसपोज निकालो, ये किसके इक्वल हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाता है। ये तो मैंने एक प्रूव करने के लिए ये दिया था। आपको कैसे प्रूव करने के लिए बोला था, दो मतलब दो मैट्रिक्स ले लो ए और बी और उस पर पुट करके देखो क्या ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। सेकेंड और एक चीज़ दिया था मैं, क्या, कि जब हम अल्फ़ा ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये आ जाता है अल्फ़ा ए ट्रांसपोज। इसे भी एग्जाम्पल की मदद से प्रूव करना था। ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था कि अगर हम अगर हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो a⁻n के बारे में क्या बोलना है, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा, या फिर कुछ कंडीशन के लिए सिमेट्रिक होगा, कुछ कंडीशन के लिए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर वो कंडीशन है तो कौन सा कंडीशन है जिस पे सिमेट्रिक होगा और कौन सा कंडीशन होगा जिससे स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में होमवर्क के लिए दिया था। तो अब उसी में और एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना, जो ये 2 प्रॉपर्टियाँ पहले लिख के दिया था, कि जब हम 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसका कॉन्सेप्ट और फंडा सिंपल सा है। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो आप चेंज क्या करते हो, रो को कॉलम में लिख देते हो और कॉलम को रो में लिख देते हो, या फिर सारे रो को कॉलम में लिख देते हो, ठीक है। मतलब रो कहाँ चले गया, कॉलम में। किसी एलिमेंट को चेंज किए हम लोग नहीं, सिर्फ रो को उठा के कॉलम में लिख दिए। किसी एक एलिमेंट को चेंज किए, कुछ चेंजेस नहीं किए। और दूसरी बात, ऑर्डर को हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम पे लिख देते हैं, कॉलम को रो पे। अगर मैं फिर से चेंज कर दूं तो रो जो कॉलम पे गया था वही चीज़ कहाँ आ जाएगा, रो पे। ऑर्डर में रो जो कॉलम पे गया था अब वो फिर से कहाँ आ जाएगा, कॉलम का रो हो जाएगा और रो का कॉलम, मतलब फिर से वही मैट्रिक्स आ जाती है। और ये यही चीज़ कह रहा है। अब आपको प्रूव करना है, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, एक बार ट्रांसपोज निकालो, ऑर्डर चेंज करो, फिर से ट्रांसपोज निकालो, ऑर्डर चेंज करो और रो को कॉलम, फिर से कॉलम को फिर से रो में लिख दो, देखो सेम मैट्रिक्स आएगा। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया जो आपको होमवर्क के लिए करना है, सिंपल सा। और देखो प्रॉपर्टी लिखते हुए चलना है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए होता है। ये हर जगह यूज होगा। जब हम सेट पढ़ेंगे यही सेम कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए होगा। जब हम निगेटिव का देखते हैं, 2 बार निगेटिव ऐड करो तो प्लस हो जाता है। यही चीज़ हम कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे, कॉन्जुगेट में 2 बार कॉन्जुगेट अप्लाई करने पे वही। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आगे जाके आपस में इंटर रिलेट है। जितना आप रिलेट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक करना सीख लो। मैथ्स में आपका लिंकिंग बहुत अच्छा, और ये हर सब्जेक्ट में काम आता है। मैथ्स में अगर आप दिमाग चलाओगे तो उस कॉन्सेप्ट का, उस टेक्निक का यूज़ आप हर सब्जेक्ट में कर सकते हो, और उस मेथड का यूज़ आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके होमवर्क के लिए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करना है, प्रूव करना है कि हर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो आप क्या अप्लाई करोगे, डेफिनेशन अप्लाई करोगे नहीं। आप देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें मैंने एक प्रॉपर्टी में लिख के दिया था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, जब ए और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। एक्चुअल में ये डेफिनेशन भी है, या इसी को रिजल्ट करके बोलो। हम इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको रिजल्ट के तौर पर लिखा है, बट कहीं कहीं किसी बुक में आपको ये डेफिनेशन के तौर पर भी लिखाते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब ए और ए ट्रांसपोज होता है, क्योंकि मीनिंग सेम है। आप या तो ये डेफिनेशन लिखो या आप ये डेफिनेशन, दोनों सेम है, ठीक है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए ट्रांसपोज ए का। तो सिंपल करना क्या है, ये अगर एक ए मैट्रिक्स है, निकाल दो ए ट्रांसपोज और चेक कर लो क्या सेम है। पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो आप बोलोगे देखो 2x2 है, ऑर्डर चेंज करेंगे 2x2, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब 2 - 4 पहले रो को पहले कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, दोनों में कोई चेंजेस आया, यहाँ पे 2 - 4, यहाँ पे 2 - 4, यहाँ पे -4 और 3, यहाँ पे -4 और 3। आप बोलोगे सर नहीं, कोई चेंजेस नहीं आया और ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया।
और जब भी ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, देयरफॉर आप क्या लिखोगे, ए मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक। ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है। अब एक काम करो, मैं आपको यहाँ पे लिख के नहीं दे रहा हूँ बट समझा दे रहा हूँ। क्या जो रो में है वही कॉलम में दिख रहा है आपको? देख लो, क्या जो ये फर्स्ट रो में है क्या वही पहले कॉलम में? आप बोलोगे सर चेक कर लेते हैं। 1 हाँ, -1 हाँ, -1, 2 2 सर सही है। क्या जो सेकंड रो में दिख रहा है कहीं क्या वही आपको सेकंड कॉलम में दिख रहा है? तो आप बोलोगे रुको चेक कर लेता हूँ। -1 हाँ, 2 2 हाँ, -3 -3 बोलोगे ठीक है सर, सेकंड रो और सेकंड कॉलम सेम हो गया। क्या जो आपको थर्ड रो में दिख रहा है क्या वही, अरे जो थर्ड रो में दिख रहा है क्या वही थर्ड कॉलम में? आप चेक कर लोगे। 2 2 हाँ ठीक है, -3 ठीक है, 4 4 ठीक है। मतलब जो रो में है वही कॉलम में। तो देयरफॉर ये मैट्रिक्स कैसा हो गया? सिमेट्रिक। डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक। मतलब जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, अब जो रो को कॉलम में रखेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई चेंज नहीं होता। मतलब जब हम इस रो को यहाँ पे लिख रहे हैं और सेकेंड वाले को, सेकेंड रो को मतलब -1, कहाँ लिखूँ इसको? देखो पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, ऑर्डर तो सेम ही रहेंगे, 3 क्रॉस है तो 3 क्रॉस 3 रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं होता। सेकेंड रो -1 2 और -3, थर्ड रो 2 -3 और 4 है 4। अब ध्यान दो, फर्स्ट रो सेम दिख रहा है, सेकेंड रो सेम दिख रहा है, थर्ड रो सेम दिख रहा है। दैट मीन्स ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। तो देयरफॉर ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक, ये मैट्रिक्स। तो ये आपको होमवर्क के लिए दिया है। ये तो देखो ये तो सिमेट्रिक दिख ही रहा है क्योंकि 1 0 0 0 0 0, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि डायगोनल को अगर मैं हटा दूं, डायगोनल को अगर मैं कट कर दूं तो बाकी सारे एलिमेंट 0, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब मैंने आपको रिजल्ट दिखा के दिया है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो आपको करना क्या, डायगोनल को छोड़ दो, जो ऊपर लिखा है अगर वही नीचे लिखा है तो आप समझ जाओगे मैट्रिक्स कैसा है, डायगोनल। यानी कि सिमेट्रिक का मतलब ही होता है कि जब कभी भी आप एक एक्सिस के दौरान जब इमेज लोगे तो सेम होता है। तो अगर आप इसका इमेज लोगे ना तो आपको देखो बी का इमेज बी, सी का इमेज सी, ई का इमेज ई, ये हर जगह होता है। जब हम कॉन्जुगेट में भी पढ़ते हैं सेम कॉन्सेप्ट, इसका इमेज ले लो, आगे पढ़ेंगे तो हर जगह सिमेट्रिक का मतलब सेम होता है। सिमेट्रिक का मतलब किसी एक ऐसा एक्सिस करो कि जब यहाँ पे आप मिरर रखोगे एक्सिस पे तो जो ये एक पॉइंट है तो इसका इमेज यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो जो उसका इमेज होता है उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। यानी कि एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब आप इमेज लोगे, अगर ये ग्राफ ऐसा है तो आपको यहाँ पे भी सेम ग्राफ मिलेगा, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। अब वो डिपेंड करता है किसके अबाउट में है। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट जो भी होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। ये आपको क्लियर हो गया। बट प्रॉब्लम क्या है, सिमेट्रिक का मतलब पता होना चाहिए, एक जैसा किसके रिस्पेक्ट में, एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में। जब हम इमेज लेंगे तो वो एक जैसे आएंगे। जैसे एक मैं अगर एग्जांपल दे दूं, आपको बचपन में पढ़ाया गया था ABCD से कि जब हम ए को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो इमेज सेम होगा, या फिर जब आप इसको पलट के यहाँ रख दोगे, फोल्ड कर दोगे तो ये सेम आना चाहिए। इस तरीके से आपको बताया गया था। जैसे एक रेक्टेंगल है, मैं इसको फोल्ड करके यहाँ रख दूँ तो सेम उसी पे आ जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं, इमेज, अरे सिमेट्रिक बोलते हैं। अब चेक करना है कि, चेक नहीं करना, शो करना है, चेक भी नहीं करना है यहाँ पे, मतलब पहले से ही पता है। लेकिन आपका दिमाग लगाने आना चाहिए क्या, कि जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेगा पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि जो डायगोनल पे है वो 0, डायगोनल 0, डायगोनल 0, डायगोनल 0, डायगोनल 0। सेकेंड कंडीशन ये है कि जो डायगोनल के ऊपर है नीचे उसी का साइन चेंज कर दो। यहाँ पे -3 है तो उसी का साइन चेंज करके 3, यहाँ पे i है तो उसी का साइन चेंज कर दिए -i, यहाँ पे 4 है तो उसी का साइन चेंज कर दिए -4, और यहाँ पे उसी का साइन चेंज कर दिए 2 - i का -2 + i, -1 का 1, 7 का -7, 5 का -5। अब यहाँ पे ध्यान दो,
अब सभी लोग को पता तो होगा ही कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़्यादा हेडेक मत लो कि आगे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आई क्या है। ठीक है, तो अभी जिनको पता है उनको तो सिंपल एक नंबर है, कोई तकलीफ नहीं। बट जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, जब भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है और ये आई ओटा, इसे आयोटा कहते हैं, अगर उनको नहीं पता है तो वो अभी के लिए स्किप कर देंगे। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे आई ओटा होता क्या है। ये आई नहीं है, ये इसे हम आयोटा कहते हैं। ये आगे हम कॉम्प्लेक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो चेक कैसे करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्टली डेफिनेशन। चेक करने का मेथड क्या था कि जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक चेक करोगे तो जब भी आप ए ट्रांसपोज लोगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -a के इक्वल आना चाहिए, या फिर ये कह दो कि ए किसके इक्वल आना चाहिए, -a ट्रांसपोज। दोनों का मीनिंग सेम ही है। मतलब पहले ट्रांसपोज ले लो, अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो चेक कर लो क्या माइनस में मल्टीप्लाई करने पे सेम ना हो जाए। अगर हो गया तो उसे कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब पहले चेक करो सिमेट्रिक, अगर वो सिमेट्रिक नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद सेम हो जाए, और अगर हो गया तो उसे हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जब आप ट्रांसपोज कर रहे थे 0-3 का तो आपके सामने आ गया 0-3, और ये इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये सपोज ए है और ये सपोज ए ट्रांसपोज है। आपने क्या किया, फर्स्ट रो को यहाँ लिख दिया और सेकेंड रो को यहाँ लिख दिया सेकेंड कॉलम पे, और आपने ये देखा कि अब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल नहीं है, तो आपने क्या कहा, एक काम करते माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। आपने जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और अब आप कह रहे हो कि ये दोनों सेम हो गया, मतलब ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या नाम दे दिया गया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए और ए ट्रांसपोज का माइनस दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे वही करेंगे, ये सपोज ए है, एक बना लेते हैं ए ट्रांसपोज, जो फर्स्ट रो में उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, 0 I 4 -I 0 2 -I। अच्छा एक काम करो, ये आई वाला छोड़ ही दो, इतना हेडेक नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ क्या समझना है, सिमेट्रिक समझना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। नंबर यहाँ पे कोई भी हो, ये वाला समझो, ठीक है, क्योंकि आई थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, और दूसरी बात जो अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मेरा एम यहाँ पे मैट्रिक्स समझाना है। जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस अगर ये पहले हुआ होता तो बात ठीक था, लेकिन ये अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा हेडेक नहीं लेंगे उसका। 0-2 फर्स्ट कॉलम को कहाँ लिख दो, फर्स्ट रो में, ठीक है। सेकेंड क्या है, सेकेंड रो 2 0 4, थर्ड रो क्या है 0 -4 और 0। अब ध्यान दो, जो फर्स्ट रो में है वो फर्स्ट रो में सेम नहीं दिख रहा है, जो सेकेंड रो में वो सेकेंड रो में सेम नहीं दिख रहा है, थर्ड, मतलब ए जो है ए ट्रांसपोज के इक्वल नहीं है। तो एक काम करते हैं, माइनस पुट करके, माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, शायद सेम हो जाए। तो आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस का प्लस हो गया, और प्लस का माइनस हो गया। अब देखो 0 -2 0 सही है, 2 + 0 4 भी प्लस सही है, 0 -4 0 सही है। इसका मतलब भले से ए ट्रांसपोज के ए के इक्वल नहीं था, लेकिन ए किसके इक्वल हो गया, -a ट्रांसपोज के इक्वल। देयरफॉर ये मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है। डायरेक्टली भी हमने चेक किया, और बाय डेफिनेशन भी, और बाय प्रॉपर्टी भी हमने चेक कर दिया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होता है। ऐसे ही आप ये चेक कर सकते हो। बाकी लिखना बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना लेट ए इज इक्वल टू करके उसके बाद ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेना है, और अगर ये इक्वल आ गया तो आप क्या होगे, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से लिखना है, लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा चीज़ होगा जब जिसमें लिखना इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको क्या करूँगा, एक बुक में लिख के उसका इमेज यहाँ पे लिख दूंगा, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी लिखना कैसे। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो
तो आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक सिस्टमेटिक वे होता है जिस वे में आपको लिखना आना चाहिए। एक तो क्योंकि मैथमेटिक्स का अपना लैंग्वेज है, और बाकी सब्जेक्ट में आप कैसे भी लिखो, बट मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के हिसाब से लिखना होगा। अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि एमसीक्यू वगैरह में नहीं है, लेकिन जब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो डिस्क्रिप्टिव में, तो वहाँ पे हर पॉइंट देखा जाता है। तो आपको दोनों भी आना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, शॉर्टकट मेथड भी आने चाहिए, सारे प्रॉपर्टीज भी पता होना चाहिए, और सिस्टमैटिक वे में आपको लिखने भी आना चाहिए। मैथमेटिक्स में बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हमेशा कहा जाता है कि लिखने आना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। क्यों? क्योंकि आपका लिखने से ही मैथमेटिक्स और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जितना प्रॉब्लम करोगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि जितना मैथ्स को सोचोगे उतना आपका थिंकिंग डेवलप होगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अपना थिंकिंग की एबिलिटी बढ़ाते हो, तो उसका बेनिफिट आपको बाकी सब्जेक्ट में होगा। ऐसा नहीं कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स में आपको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन मैथमेटिक्स का यूज़ हर सब्जेक्ट, हर जगह, किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप मैथ्स का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हो। अगर आप माइंड भी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मैथ्स की देन है, ठीक है। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मैट्रिक्स। सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको ये तो बहुत अच्छे से आपको आता होगा कि सिंपल मल्टीप्लाई कर दो रो और कॉलम को। 2 1 जा 2, कितने एलिमेंट होंगे इसके पास? आप बोलोगे 2। मैं पूछूंगा इसके पास कितने एलिमेंट होंगे? आप बोलोगे सर तो बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6, यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, 3 4। क्योंकि ये अब आपके लिए ईजी हो चुका है, आपने बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग के पहला ही लेक्चर था, जो पहले हो जाता है वो बाद में ईजी लगता है। तो ऑर्डर है सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट है आपको मिल जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x2 whose एलिमेंट aij are given by। इसमें स्टूडेंट को बहुत डाउट था। देखो ये कंस्ट्रक्ट करना है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो ये ज़्यादा इसको हेडेक मत लो। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक मैट्रिक्स बनानी है, जिस मैट्रिक्स के जो एंट्री होंगे ना, कहाँ चले गए, आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। पहले तो आप ये देख लो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। जैसे मैं बोलता हूँ मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, तो आपको समझ में आना चाहिए इसके एंट्री कैसे लिखते हैं, ये भी आपको पता है। आप बोलोगे सर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इससे आगे नहीं जाना है क्योंकि कॉलम कितना है 2। रो को फिक्स करके कॉलम को चेंज किए, अब आप सेकेंड रो पे आ जाओगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम से आगे नहीं जाना है क्योंकि कॉलम 2 है। अब इसके आगे रो को भी नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि रो भी कितना है 2, तो ये एंट्री आ गया। अब अगर आपके पास हर एक एंट्री का फॉर्मूला गिवन है तो आप ये सारे एंट्री निकाल सकते हो। अब जैसे पहला फॉर्मूला गिवन है ये कि ए आई जे, आपके पास आई जे तो गिवन होगा ना। जब आप मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया तो उसके एलिमेंट किसके फॉर्म में निकाल सकते हो? ए आई जे के फॉर्म में निकाल सकते हो। और अगर आपके पास इन जनरल फॉर्मूला गिवन है तो हर एक एलिमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, कितनी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है? 3x2 ऑर्डर का। तकलीफ दे रहे हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर से ना ये वाला नहीं रखेंगे, ये इसको नेक्स्ट टाइम से इसको हटा दूंगा, ठीक है। ये सिंपल वाला रखूँगा जिसमें तकलीफ ना हो, ये फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। हाँ ध्यान सुनो, i-2j, पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x2। तो जब आप मैट्रिक्स बनाओगे, पहले तो एक काम करो, मैट्रिक्स बना लो, कॉलम 2 तक लेके जाना है, A11 A12, इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि कॉलम 2 है। A21 A22, इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि कॉलम 2 है। 3 करना है, क्यों? क्योंकि 3 रो है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, इसके आगे नहीं जाना। आपको रो को फिक्स करना है, कॉलम को चेंज करना है। रो को फिक्स करना है, कॉलम को चेंज करना है। कॉलम कहाँ तक जाएगा? 2 तक। रो कहाँ तक जाएगा? 3 तक। ये हो गया मैट्रिक्स। मतलब आपको ये सारी एंट्री निकालनी है।
अब आपको क्या करना है, जैसे ये सारे एंट्री आ गए, अब बुक में लिख लो A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब जैसे मान लो इसका पहला एलिमेंट निकालना है A11। मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज मेरे पास Aij को इस तरीके से डिफाइन किया है कि जो भी i वैल्यू है इसको ऐसे ही लिख दो, माइनस करना है किसको, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, j से, तो i माइनस 2j ये फॉर्मूला हो गया। तो अगर मुझे A11 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे i था वहाँ पे 1 आ गया तो 1, और माइनस क्या है 2j, लेकिन जहाँ पे j था उसके प्लेस पे 1 आ गया, तो ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। यानी A11 आपका एंट्री कितना हो गया, -1। ऐसे ही अगर आपको A12 निकालना है, अब आप बोलोगे सर जहाँ पे i लिखना था अब उसके प्लेस पे क्या लिखेंगे 1, और 2 तो कांस्टेंट है इसको। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है। अब देखो मैं यहीं पे डिफरेंस बता देता हूँ, आई जे के टर्म्स में दिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है आई जे के टर्म्स में दिया है, यानी कि आई जे वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट ले रहे हैं। बट 2 तो फिक्स है, 2 नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 2 को कांस्टेंट बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कब हम किस नंबर को कांस्टेंट बोलेंगे, कब किसको स्केलर बोलेंगे। यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ए आई जे वेरिएबल हो गया, हमको नहीं पता है, लेकिन 2 दिख रहा है, 2 हमको एक फिक्स नंबर दिख रही है, 2 हमेशा चेंज नहीं होगा। और जे के प्लेस पे क्या लिख दोगे, अब जो भी j है, जो j क्या है यहाँ पे 2, तो आप बोलोगे 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो इस तरीके से आपको हर एक एलिमेंट निकालना है। ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में देख चुके हैं। सेकेंड लेक्चर में, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में तो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर था, सेकेंड या थर्ड लेक्चर में हमने देखा था, सेकेंड भी नहीं आई थिंक थर्ड लेक्चर, कि कैसे किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये हमने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड वीडियो में देखा है। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये तो हम हर बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम एक्सपर्ट हो गया आप बोलोगे सर ऑर्डर तो बता देंगे, और एक चीज बता दें, और एक इंफॉर्मेशन। मैं बोलूँगा क्या, सर ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। मैं पूछूंगा क्यों, सर इसके पास एक ही कॉलम है। अगर इस मैट्रिक्स के पास एक ही कॉलम है तो ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा ऑर्डर कितना है, सर ऑर्डर तो सिंपल है 3x1, रो 3 है, ऑर्डर 1 है। देखो ये रो 3 और कॉलम 1, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3। सर सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर तो बता ही देंगे, साथ में ये भी बता देते हैं कौन सा मैट्रिक्स है। मैं पूछूंगा कौन सा, तो आप बोलोगे सर ये एक रो मैट्रिक्स है। मैं पूछूंगा रीजन, तो आप बोलोगे सर इसके पास एक ही रो है, दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने रो है, सिर्फ सिंगल एक ही रो। अच्छा इसका ऑर्डर क्या है, सर रो मैट्रिक्स है इसलिए 1 रो, और कॉलम कितने है इसके पास 3 कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 1/3। ये मैट्रिक्स कौन सा है, सर आप बोलोगे ये तो कोई टाइप नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर टाइप में डिवाइड करना चाहे तो हम इसे कह सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बाकी तो और कोई टाइप नहीं दिख रहा है, बट इसे हम क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। क्योंकि अगर स्क्वायर होता तो हम लोग कोई और टाइप चेक करते, जीरो मैट्रिक्स दिख नहीं रहा है और कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर कितना है, तो 1 2 3 रो 1 2 कॉलम, तो 3 रो 2 कॉलम, मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2। नेक्स्ट सर ये भी किसी टाइप का मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है, इसी पे क्या कह देंगे, सिंपल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 नहीं सर 3 नहीं 2 रो, और आप बोलोगे कॉलम कितना है सर, तो आप बोलोगे 3 कॉलम, यानी कि 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन किस पे आ गया, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस पे। तो पहले रिकॉल करते हैं, जब भी हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं, पहला कंडीशन एलिजिबल होने के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन क्या आती है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ये है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, और अगर ऑर्डर सेम है तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यार बड़ा तकलीफ दे रहा है। तो अब थोड़ा ध्यान सुनो,
अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब क्या होगा, ऑर्डर तो सेम दिख रहा है सर, इसका भी ऑर्डर 2/2, 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 हर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी। आप बोलोगे सर देखो अगर ये इक्वल है, x की वैल्यू 1 के इक्वल, आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 2 के इक्वल, आप बोलोगे y की वैल्यू आ गई 2, z की वैल्यू 3 के इक्वल, आप बोलोगे z की वैल्यू आ गई 3। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सिंपल आ गया। x प्लस वाई की वैल्यू 6, x माइनस वाई की वैल्यू 4। सर ये तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया जो कि टाइप नंबर 1 है। आपको पता होगा जब ये आपको पढ़ाया गया होगा तो इसे टाइप 1 में रखते हैं। अगर आप ये आपको ये नहीं सॉल्व करने आता है, कभी एक दिन मैं ये वीडियो लेके आ जाऊंगा साइमल्टेनियसली इक्वेशन के, इसके जितने डिफरेंट टाइप है, वैसे तो एक ही में हम सब कर सकते हैं बट इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये टाइप नंबर 1 ये कहता है कि किसी भी एक कोएफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो जाए और दोनों का साइन डिफरेंट हो, तो जब भी ऐसा आता है हम क्या करते, ऐड कर देते, और ये सबसे सिंपलेस्ट होता है टाइप 1। सर यहाँ से y कैंसिल हो जाता है और यहाँ से x प्लस एक्स की वैल्यू आ जाती है 2x, और 6 को जब 4 से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और यहाँ से 2 से कैंसिल होके x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो सिंपल हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5, और जब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, अगर मैं x के प्लेस पे 5 पुट कर दूँ तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, जिसे हम कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। जो पहले मैंने किया था उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, और जो अब मैं पुट कर रहा हूँ इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। दो मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। और किससे कर सकते हो, क्रैमर्स रूल से भी कर सकते हो, बट क्रैमर्स रूल से नहीं करना है, ये सिंपल इससे आ जाता है। आंसर क्या हो गया 1। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1, बहुत ही क्लियर है। ऐसे यहाँ पे इसे भी आप कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ से मुझे z की वैल्यू मिल गई 3, अगर मुझे z की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से देखो ये y प्लस जेड 2 है, 0 है। अगर z 3 हो गया तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सर y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -3 के इक्वल आ गई। मतलब आपको मिल गया यहाँ से z की वैल्यू मिल गई 3, फिर आपको मिल गई y की वैल्यू -3, और फिर यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो x माइनस 2 की वैल्यू अगर 1 के इक्वल है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 3, यानी कि x और z किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है, जबकि y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। आपको सारे वैल्यू मिल गए। ऐसे आप 4 सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, ये हो गया क्या, ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास, हमने यूज़ किया इक्वालिटी का, और हमने क्या डिस्कस किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिस्कस किया था। अब ये देखो a प्लस बी करना है। आप बोलते हो सर पहली कंडीशन एलिजिबल, दोनों का ऑर्डर मस्ट बी सेम। आप बोलोगे सर दोनों का ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास ऐड कर दो। कैसे ऐड करना है, सेम कॉन्सेप्ट इक्वालिटी के जैसा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करो। करेस्पॉन्डिंग मतलब क्या, सर 1 के करेस्पॉन्डिंग में 2, तो 1 + 2 3, -2 के करेस्पॉन्डिंग में 4, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, 4 के करेस्पॉन्डिंग में -1, 4 - 1 कितना हो गया 3, 2 के करेस्पॉन्डिंग में 4, 2 + 4 कितना हो गया 6। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 2 3 6, ये हो गया एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्केलर हम लोग पढ़ चुके हैं, अब स्केलर और इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, यानी कि पहले तो a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो b को। तो मैं पहले काम करता हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ a से और फिर b को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a पूरा डबल हो जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, -2 की वैल्यू -4 के इक्वल, 4 की वैल्यू 8 के इक्वल, 2 की वैल्यू 4 के इक्वल। b को वैसे ही रखना है, 2 4 -1 और 4,
और 2 क्या रे 4, ठीक है। और अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? सेम रूल, ऑर्डर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है? माइनस करना है। 2 - 2 0, -4 + 4 0, 8 - 1 7, 4 + 4 8। तो ये आपके पास है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, डायगोनल के ऊपर वाला जीरो, डायगोनल के ऊपर वाला जीरो, तो आपने कहा था उसका अपोजिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लोअर में डायगोनल के ऊपर वाले जीरो, डायगोनल के ऊपर वाले जीरो है, नीचे से डायगोनल से मतलब नहीं। जब भी डायगोनल के ऊपर वाला जीरो उसे क्या कहते हैं? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स मिला है वो कौन सा मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है? अब ध्यान दो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बहुत टाइम हो गया, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम ये देखो आगे के जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई करना, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में एक काम करते हैं, एक लेक्चर हम और करते हैं, उसमें आपको जो मैंने प्रॉपर्टी दिया था उसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और भी एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपको होमवर्क में ये बचे हुए क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में ट्राई करो, अगर आया तो ठीक, नहीं तो पिछला जितना भी कॉन्सेप्ट है ना उसको अच्छे से करना, क्योंकि एमसीक्यू के लिए आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना होमवर्क में, 6 7 और ये 8 9 10, ये सारे प्रॉपर्टियाँ जो हमने डिस्कस किया था ना, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, वो सारे उसके क्वेश्चंस है कि कम्यूटेटिव नहीं होता है। मैंने आपको कहा था ना एग्जाम्पल लेके प्रूव करो, तो वही सब एग्जाम्पल्स हैं कि ये चीज़ ट्रू नहीं होता इन जनरल। ये भी सब एग्जाम्पल है कि ए का स्क्वायर निकालना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 12 नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। 13 ये कहता है कि जैसे नंबर में a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ऐसा मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद 14 में कि मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल वगैरह क्या होता है मैं उसी दिन बता दूंगा, मतलब एक लेक्चर और जाएगा, तो 7 लेक्चर में भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे, 8 लेक्चर में एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक पूरा प्रॉब्लम वाले सेशन रहेंगे। तो सबको कंपलसरी वीडियो देखना है क्योंकि प्रॉब्लम रहेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, सबको करना है। टाइम है पूरे नेक्स्ट वीक में लेक्चर होगा, 1 वीक का टाइम है। सारे क्वेश्चन बंद करो, पूरा नोटबुक अच्छे से बनाओ, जितना नोट्स बनाओगे उसको एक बार रिवीजन करो पूरा, जितना नोट्स अब तक आपने बनाया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का लेक्चर ये एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।